है उसकी दो सजा हैं, स्वयं की क्षमा याचना और सजा। सजा मिली, पार्टी से हटाए गए, पद से हटाए गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे किसी भी तरह से, आज जो हुआ है पार्टी की तरफ से, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो किसी भी तरह से भारत के संस्कारों में, भारत के संविधान में, कानूनी व्यवस्था में किसी भी तरह से उसका कोई स्थान नहीं है। पर आप ये मानेंगे डॉक्टर साहब कि जो एक तरफ से कोशिश चल रही थी अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि नॉन जातव दलित वोट जो है वो टूट के बीजेपी से जुड़े, इस एक सेल्फ गोल से मतलब वो होना तो लगभग बहुत मुश्किल हो गया है। पूरा दलित समाज एक ना एक तरीके से मायावती के साथ दोबारा खड़ा होता नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी दलित, नॉन दलित, जाति बिरादरी की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। एकमात्र हमारा सोच है सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित एक शासन हमें देना है। नेतृत्व हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का। सीधा कहीं भी किसी स्थान पर भी हमें जाति, बिरादरी, धर्म पर समाज को नहीं बांटना है, नहीं बांटना है, और यही हमारा स्लोगन है। और इसे ही लेकर हम विकास और सुशासन के एजेंडे पर हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी दलित और नॉन दलित के आधार पर नहीं। आज अगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद अगर किसी एक दलित, उत्पीड़ित, किसान, गरीब, मजदूर के लिए जितना किया है, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री के सानिध्य में काम करने का मौका मिला, जो आदमी सिर्फ जीता है, खाता है, पीता है, हंसता है, सोता है, जागता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के किसान, गरीब, जवान के लिए जागता है, किसी दलित, जात, बिरादरी के नाम पर नहीं। ये लोग देश के भी दुश्मन हैं और जातियों के भी दुश्मन हैं। नहीं, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जात के आधार पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती तो किसके आधार पर? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ जाति है, जाति व्यवस्था है, लेकिन एक फैक्टर है। जाति व्यवस्था यहाँ बैठ के दरकिनार नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था है। बीजेपी ने बहुत कोशिशें की, आपने 5 दलित एमपीज को मंत्री बनाया हाल के कैबिनेट रिशफल में। आपकी पूरी कोशिश थी कि मायावती के वोट बैंक को तोड़ें, और दयाशंकर जी का सेल्फ गोल उस कोशिश में एक बहुत बड़ा झटका है, मानते हैं कि नहीं? देखिए, जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था शायद आगे भी रहेगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये लोग जो जाति व्यवस्था की राजनीति करते आए हैं वो समाज के भी दुश्मन हैं, देश के भी दुश्मन हैं। इन्होंने देश को, समाज को, प्रदेश को तोड़ने का काम किया है। अगर जोड़ने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। वास्तव के अंदर अगर एक पार्टी जिसे आप लोकतांत्रिक वास्तव में कह सकते हैं, कहने को बहुजन समाजवादी पार्टी, तो उनका तो आधार ही जाति बिरादरी है। उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, उनके पास प्रदेश और देश को आगे ले जाने का एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ गिनती कितने हैं कि कितने यादव, कितने मुस्लिम, कितने जाट, कितने जाटव, सिर्फ इसी बात की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती, विश्वास नहीं करती, और हर वक्त प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि हम जाति व्यवस्था की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे ले जाना। आप 3-4 वाक्य देखिए ना। पहले रोहित वेमुला का सुसाइड, उसके बाद अंबेडकर भवन का ढहाया जाना मुंबई में, गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई, और अब जिस तरीके से दयाशंकर ने बयान दिया, तो लोगों में धारणा ये बनती है कि जो एक पुराना आरोप बीजेपी रहा है कि ब्राह्मणवाद वाली पार्टी, नागपुर के ब्राह्मणों की पार्टी, लोग तो कहेंगे वही सच है, ये तो सब हेंस प्रूव्ड हो रहा है। देखिए, ये घटनाएं हैं देश में, प्रदेश में, ये घटनाएं हुई, आगे भी होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी घटनाओं का हर स्तर पर इनका खंडन किया है, इनको कभी भी इनका सपोर्ट नहीं किया, और कहा है, कल भी मैं इस घटना का मैं खुद स्वयं गवाह था उसके अंदर, कि हमारे अरुण जेटली जी ने उठकर कहा कि हमें पीड़ा हुई है कि ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये, दो चीजें हो सकती हैं, एक क्षमा और दूसरी सजा। उन्होंने क्षमा भी मांगी और सजा भी मिली। उसके बाद आखिर क्या? उसके बाद क्या आखिर क्या दो बहन बेटियों में, किसी जात बिरादरी की बहन बेटियों में भी फर्क किया जाएगा? ये किसके संविधान के अंदर लिखा है के अंदर? और क्या कीचड़ अगर किसी ने डाली है तो क्या कीचड़ की सफाई कीचड़ से हो सकती है? कीचड़ की सफाई हो सकती है तो निर्मल जल से हो सकती है, और वो निर्मल जल भारतीय जनता पार्टी। और आप मानते हैं कि दलित समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश एक बन रहा है? बीजेपी, आपने बोला ये सारे इवेंट्स थे, इवेंट्स तो थे, लेकिन लोग तो इवेंट्स को ही जोड़ के अपनी तस्वीर बनाते हैं, और ऐसे में लोगों के सामने सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में दलितों के बीच में जो आक्रोश बन रहा है बीजेपी की सरकार को लेकर, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हुई है कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली मुखिया उनकी क्या है, उसका चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिखाया।
उनका चेहरा, उनके और जो 3 कार्यकर्ता जो थे जो छोड़ कर आए उन्होंने दिखाया। अब ये बात सच्चाई है कि वो टिकटें बेचती हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदर का मामला है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का दलित भी ये पहचान चुका है कि मायावती जी ने जो दलित की बेटी बनकर आई थी, आज वो दौलत की बेटी क्यों हो गई, ये सवाल का जवाब दलित भी मायावती जी से पूछ रहे हैं। और आखिरकार बताएं कि किस दलित के लिए अगर वो हजारों करोड़ रुपया मूर्ति और पार्कों में जो बहाया, अगर किसी दलित के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो हमें खुशी होती, आज हम उनके गले में माला पहनाते। लेकिन हमें कष्ट इस बात का है, इंजीनियर एक पाला जाता है, पोसा जाता है, यादव सिंह नाम का इंजीनियर करोड़पति अरबपति बन जाता है। कौन, किसने पाला? मुलायम ने पाला, मायावती ने पाला, मायावती ने पाल कर बड़ा किया। मुलायम सिंह जी की सरकार आई, अखिलेश यादव जैसा युवा चेहरा आया, उसने कहा हम इनको जेल भेजेंगे, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। जेल भेजना तो दूर से गलबैया करी, उनके साथ पार्टनर बन गए। उन्होंने कहा पहले आपने मायावती को कमा के दिया, अब आप हमें कमा के दें। ये तो धन्य हो भारत सरकार का, सीबीआई बीच में आई और इंजीनियर आज जेल के सीखों के पीछे है। जवाब दे मुलायम सिंह जी, जवाब दे अखिलेश यादव, जवाब दे मायावती कि आखिरकार क्या रिश्ता है आपका? कौन आपके भाई थे जो कारपेंटर की नौकरी करते थे नोएडा अथॉरिटी के अंदर? 32,000 रुपए महीना उनके प्लॉट की किस्त आती थी, 12,000 रुपए उनको तनख्वाह मिलती थी। कौन भाई भतीजावाद की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति कौन करता है और किसके लिए करती है? मायावती जी ये कहती थी मैं अकेली हूं दुनिया के अंदर, अपने दलित भाइयों का विकास करने आई हूं। किस दलित का विकास हुआ? बादलपुर मेरे क्षेत्र के अंदर है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए बनाकर एक महल बना दिया गया है, न जाने उसमें कभी वो पहुंच भी पाएंगी नहीं। किसानों की हरियाली जमीन, जो खेती की जमीन थी, उस पर एक महल बनकर तैयार हो गया है। मायावती जी का एज ए बहन, एज ए बेटी के नाते हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस दलित की बेटी का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस दौलत की बेटी का हम सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। मायावती जी का दौलत खाने की वो ले आई थी तो फिर कहें मैं व्यापार करने आई हूं। अब तक हमने चर्चा की दूसरों के कैंपेन की, बीएसपी को फायदा पहुंचा कि नहीं बीजेपी के इस नेता के बयान की। कुछ देर हम बीजेपी के खुद के कैंपेन की बात करते हैं। इस वक्त जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जमीन से जो बातें उठ रही हैं, वो मायावती को तो आगे दिखाती हैं, अखिलेश के काम पे कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ पहलुओं को लेकर खराब बोलते हैं। बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हावी थी, 73 सीटें आप लोगों ने कुल मिला के एनडीए ने जीती, उस तरह की चर्चा, उस तरह की बज़, उस तरह की स्थिति में बीजेपी क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और हम लोग लगभग पिछले 6 माह से अपने चुनाव की तैयारी में अपना आकलन, अपना सर्वे सब में लगे हुए हैं। और कहीं भी ये लोग अपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो अपने विचार और अपने सर्वे कराते रहते हैं, सर्वे की रिपोर्ट जारी करते रहते हैं कि आज बसपा बढ़ रही है, आज सपा बढ़ रही है, आज ये बढ़ रही है। लेकिन प्रदेश की जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। और किसी ने आकलन किया था कि 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलेंगी 80 में से। आपने भी नहीं किया? मैंने भी नहीं किया था, लेकिन विश्वास जरूर था कि जिस चेहरे के साथ, जिस नेतृत्व के साथ, जिस विचारधारा और जिस सोच के साथ हम देश में, प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रदेश करवट लेगा। तरुणाई ने करवट ली, बदलाव आया और उसी बदलाव का आज रिजल्ट है। और उसके बाद कुछ भी नया नहीं हुआ है। उसके बाद एक सरकार आई है, एक युवा चेहरा समझकर एक सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो सरकार हर पैमाने पर फेल हुई। चाहे वो कानून व्यवस्था का हिस्सा था, चाहे वो प्रदेश को आगे ले जाने का। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि 2014 में हमारे पास एक चेहरा था, चेहरे के दम पे हम लोग गए। तो मैं 2 दिन पहले आज तक पे देख रहा था, 4 खिड़कियां थी। एक खिड़की में शक्ल थी शीला दीक्षित की, एक में खिड़की में शक्ल थी अखिलेश यादव की, एक में मायावती की। अच्छा, जब वो बीजेपी की खिड़की, वहां पे मतलब गोल गोल बन के काला काला सा कुछ, किसी की शक्ल दिख नहीं रही थी वहां पे। उस खिड़की के अंदर अगर चेहरा लगा दिया जाए तो वो चेहरा इन तीनों चेहरों को ढक देगा। वो चेहरा है हमारा कमल निशान, वो चेहरा है नरेंद्र मोदी, वो चेहरा है अमित शाह। अगर उस चेहरे की खिड़की के अंदर आप अगर आज उस चेहरे को लगाना चाहते हैं तो बाकी चेहरे पीछे छुप जाएंगे। जब आपका चेहरा नहीं होता आप ये जवाब देते हैं, जब आपका चेहरा होता है तो सरबंदा सोनोवाल के रूप में सामने आता है। हमारे यहाँ फैसले रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता। तुगलक की फैसले कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। 12 लोगों का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। प्रदेश के नेतृत्व पहले तय करता है नेताओं का, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड सेलेक्ट करता है। उचित समय पर हमारा चेहरा कमल निशान लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई यशस्वी कार्यकर्ता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उचित समय की आप बात करें तो ये उचित समय चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद होगा? देखिए, ये भी फैसला हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं करता। ये भी फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा कि ये चुनाव कब हो। और लेकिन वो एक यशस्वी कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, कमल निशान वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अभी मैं आरपीएन सिंह से बात कर रहा था, कांग्रेस के
नेता हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि बीजेपी में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनने योग्य है तो वो है महेश शर्मा। यंग भी हैं, काम भी इनका ठीक रहा है, आप की जात के हिसाब से बीजेपी को सूट भी करता है। आप ऐसे एकदम दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। बताइए आप में है कि नहीं सीएम बनने की योग्यता? देखिए हमारे यहाँ फिर मैंने बताया कि कोई व्यक्ति सेल्फ क्लेम नहीं करता कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का नहीं, चेहरा वो छोड़िए, आप में योग्यता है कि नहीं सर? देखिए हमारे हर कार्यकर्ता में योग्यता है। सब सीएम बन सकते हैं, सब हमारे कार्यकर्ता। हर कार्यकर्ता में योग्यता, हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ सीएम बन एक सकता है। नहीं, ये मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अगर देश का चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बैठा वो मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने, जवाब दीजिए इसका। आरपीएन सिंह जी ने शुभकामनाएं दी, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, कोई बात नहीं। हो सकता है ज्योतिषी का काम तो नहीं शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, आप विश्वास करते हैं ज्योतिष में? आपके ज्योतिष क्या कह रहे हैं? ज्योतिष एक शास्त्र है और मैं डॉक्टर हूँ, ज्योतिषाचार्य सैकड़ों सालों से चले, आगे भी चलते रहे ज्योतिष की बातों के अंदर। नहीं, पर आपको मालूम है कि बीजेपी का ये ना तय कर पाना कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये बहुत बड़ी चर्चा का मुद्दा बन गया है। मैंने कहा सही समय अच्छा, पर लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जन आधार वाला नेता तो योगी आदित्यनाथ है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, मैंने तो कहा ना, एक नहीं, हमारी पार्टी में तो मैं अभी आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में, हमारी पार्टी में तो 20 चेहरे हैं और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? मुझे आप ये बता दें कि मायावती जी की पार्टी में मायावती के सिवाय दूसरा चेहरा बताएं, और मुलायम सिंह जी की पार्टी में अखिलेश यादव के सिवाय दूसरा चेहरा बताएं। वहां तो बड़े सारे सीएम हैं। नहीं, वो चाचा भतीजा है सारे, लेकिन फिलहाल भतीजा एक ही है। फिलहाल भतीजा एक, अभी तो चाचाओं की लिस्ट तो बढ़ती चली जाएगी, अमर चाचा, बेनी चाचा, बहुत सारे चाचा बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन पहले तो फिलहाल चेहरा एक ही है। हमारे यहाँ देखिए कितने चेहरे हैं, आप ही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी भी, और बहुत सारे कितने चेहरे हैं हमारे। काफी राजनाथ जी पे प्रेशर पड़ रहा है कि वो लखनऊ आ जाए। राजनाथ सिंह जी पे, गृह मंत्री पे काफी दबाव है कि वो यहाँ पे आ जाए, चेहरा बन जाए। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश की शान है, हमारी पार्टी की पहचान है, शान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पार्टी तय करती है राजनाथ सिंह जी के लिए, वो लेकिन वो विषय पार्टी का है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, कोई संस्था ये तय नहीं कर सकती सिवा पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के कि कौन बनेगा। वो राजनाथ सिंह जी भी हो सकते हैं, कोई भी और भी हो सकता है, लेकिन इसमें ना मैं काबिल हूं, अभी आप मानेंगे ना मैं सक्षम हूं, ना पार्टी का, कि अब तक जो बीजेपी का कैंपेन है वो सही मायने में किक ऑफ नहीं किया है। जो आपने कोशिश की, आपने कैराना की, वो एक सेल्फ गोल बन गया। ये दयाशंकर जी तो बहुत ही बड़े सेल्फ गोल कर दिया, उन्होंने आप ही को विकेट कर दिया, मतलब दूसरे को जिता दिया, आपने को हरा दिया। तो अभी भी आपको कोई एक ऐसा आइडिया नहीं आया जिससे लगे कि यार ये एक आइडिया है जो स्पार्क के तौर पे बीजेपी ने पेश किया? देखिए, कैराना की घटना थी हुई, मथुरा की घटना थी हुई, इसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं। कैराना की घटना करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है क्या? कोई हमारी ये घटना थी जो पूर्णतः ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उसका एक जीता जागता उदाहरण कैराना है, उसका एक जीता जागता उदाहरण मथुरा है। किस कैराना की हमारा बात कोई कर रहे योगदान हैं? नहीं है। उस कैराना की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी का जो सांसद है, जो आंकड़े देता है, जब आज तक की टीम जाके उन आंकड़ों की पड़ताल करती है तो पता चलता है कई सारे पलायन कर चुके, लेकिन अलग किस्म का पलायन है वो, लेकिन वो उस तरह का पलायन नहीं जिस तरह के पलायन की वो बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सांसद जी को कि उन्होंने आंख तो खोली देश की और प्रदेश की जनता की, वरना प्रदेश का मुख्यमंत्री का ये जिम्मा है कि वो ये पता करें, अधिकारियों का ये जिम्मा है कि कितने पलायन किए, क्यों किए। उन्होंने कम से कम एक दरवाजा खोला, जांच हुई, हो सकता है उसके अंदर कुछ किसी कारणों से जो आरोप लगाए गए वो गलत साबित हुआ। कुछ नहीं, उसमें ये सिद्ध हुआ है कि पलायन किस कारणों से हुआ है, गुंडे बदमाशों के नाम से हुआ है। वहां से सर जो लिस्ट थी उसमें 3 लोगों ने संभवतः कहा कानून व्यवस्था की वजह से वो छोड़ के गए, बाकी या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से छोड़ के गए, किसी को कहीं नौकरी मिल रही थी उसकी वजह से, कई लोगों का तो देहांत हो। देखिए, रंगदारी से मांग के डर के घर छोड़ने वाला व्यक्ति इतना हिम्मतदार नहीं होता कि वो कह सके कि मैं उस फलां गुंडे की रंगदारी की वजह से जा रहा हूं। ये बात आप भी जानते हैं राहुल जी, जो जिस दहशत से छोड़ के गया है कि इस गुंडे ने मुझसे राहुल रंगदारी मांगी है। आज इतनी कुशासन है इस वक्त प्रदेश के अंदर, अपने प्रदेश की जनता को ये मुख्यमंत्री किसी तरह का संरक्षण देने में पूरी तरह से फेल है, और यही कारण है उन्होंने पलायन किया। अगर उन्हें अपने प्रदेश के शासन पर विश्वास होता तो वो अपील करके अपने मुख्यमंत्री के पास जाते कि फला गुंडा मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये गुंडे भी और यहाँ गुंडों के जो हमसे बचाने वाली वो सब आपस में मिले हुए हैं। उसे जब विश्वास उसका खत्म हो गया तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपनी घर, अपनी जन सरजमी को छोड़कर कहीं बाहर जाए, वरना कोई सरजमी को बाहर छोड़कर नहीं जाता, अपनी मजबूरियों के अंदर वापस जाता है। चाहे वो मैंने जो सवाल पूछा आपने उसको घुमा दिया। मेरा सवाल फिर से मैं पूछता हूं, मैंने सवाल ये किया कि बीजेपी का बड़ा आइडिया क्या है? आपने अब तक जो किया वो उस तरीके से उसमें स्पार्क नहीं आया ना। मैं पूछ रहा हूं कि आपका आइडिया क्या है, यूपी की जनता आपकी पार्टी में विश्वास क्यों करे? बीजेपी का मैंने बताया ना कि हम जात व्यवस्था, जातिवादी, संप्रदायवाद, इस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते।
सिर्फ और सिर्फ हम देश प्रदेश की जनता के सामने पारदर्शी ईमानदार प्रशासन, गुड गवर्नेंस, हमारे किए हुए काम, जितने काम इस 2 वर्ष के अंदर हुए हैं उतने काम 67 साल की आजादी के अंदर नहीं, और वो भी सामान्य आदमी के लिए। अगर मैं पूछना चाहता हूं क्या ये फसल बीमा योजना, आज आजादी के बाद 18,000 गांव में आज बिजली नहीं है, कौन जवाब दे है इसका? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या क्यों नहीं लाई गई आज तक ये फसल बीमा योजना है? 12 रुपए के अंदर एक्सीडेंट की योजना है, कौन सरकार ने लेकर आई आज तक? ये सब काम किसके लिए? अटेस्ट सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए लोग लाइन लगते थे एमएलए एमपी के यहाँ जाके, उस व्यवस्था को ठीक किया है। करोड़ों कोयले से लेकर जमीन से लेकर पाताल तक भ्रष्टाचार था चुका था, 2 वर्षों में उस भ्रष्टाचार का खत्म हो गया। नौकरियों के अंदर जाति व्यवस्था के नाम पर नौकरियां ली जाती थी, आज खत्म कर दिया। इंटरव्यू के अंदर खत्म कर दिया कि किसी इंटरव्यू होगा ही नहीं 3रे और 4थे दर्जे के भी, कहीं किसी इस बात पे कि फला जाति के लोगों को आपने नौकरी दे दी, फला जाति के लोगों को ये खत्म कर दिया। किसने किया? मोदी सरकार ने। ये हमारा एजेंडा है, इस एजेंडे को लेकर हम आगे जाएंगे। हम दलित जात बिरादरियों के नाम पर हम लेकर आगे नहीं जाएंगे, और ये हमारी ताकत है कि जितने काम किए उससे कोई भी एक काम को चैलेंज करे। अगर हम ये कहते हैं कि कोयले की 200 खाने की 4 लाख करोड़ रुपया हमारे खजाने में आया, तो आया, वो पारदर्शिता से हुआ, किसी का प्रशंसन नहीं उठा। 1,10,000 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से आया तो आया, और जितने और काम हुए, चाहे वो फसल बीमा के हो, चाहे मुद्रा योजना के हो, चाहे स्टैंड अप दलितों के लिए, दलित बहनों के लिए उत्थान के लिए हमारी स्टैंड अप योजना आई। 21 करोड़ लोगों ने बैंकों के दरवाजे नहीं देखे थे, उन्होंने खाते खोले बैंक में जाकर। चलिए, 15,000 करोड़ रुपया गैस की चोरी हो जाती थी, उस चोरी को रोका, किसने रोका? मोदी सरकार ने रोका। कुछ हम सवाल लेते हैं उन लोगों से जो यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक जी सवाल पूछना चाहते हैं, इनको माइक दीजिए प्लीज। 1 सेकंड, माइक आ जाए अशोक जी आपके। सर, राम मंदिर को लेके हर चुनाव में मुद्दा उठता है, और आपकी पार्टी के लोग भी ये बोलते रहते हैं कि राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो क्या यूपी के चुनाव में राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा? और दूसरा सवाल ये था जो राहुल पूछ रहे थे आपसे, मुख्यमंत्री का फेस को लेके, आपने कहा बहुत से चेहरे हैं, बहुत से कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप सक्षम हैं उस पद को संभालने के लिए या नहीं? पहला सवाल में, राम मंदिर इस देश के करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रश्न है। मैं भी, मेरी सरकार भी और देश के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और उसका स्थान अगर है निश्चित तो अयोध्या है। लेकिन हमारी सोच है कि वो राम मंदिर बने, आपसी सहमति से बने, कोर्ट के माध्यम से बने, और भी कोई तरीका अगर इसके लिए बन सकता है उसके माध्यम से बने, लेकिन राम मंदिर बनाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। लेकिन राम मंदिर हमारे चुनाव का मुद्दा होगा, यह हमारे लिए पाप है, क्योंकि राम हमारी आस्था का केंद्र है, और आस्था के केंद्र को हम राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, और ना ही बनाएंगे, और ना इससे पहले कभी बनाया। ये देश की जनता ने बनाया है। राम मंदिर वहां बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबकी सहमति से बनेगा, कोर्ट के माध्यम से बनेगा। नहीं, पर सर सहमति तो बन नहीं रही, और कोर्ट भी इसमें कुछ आगे प्रगति का रास्ता दिखा नहीं रहे। तो ये जो आप बोलते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं, उस पर कुछ करेंगे भी या बोलते ही रहेंगे? देखिए, हम आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्ट, और आशावादी होना भी चाहिए। अगर हम ये मान लें कि जीएसटी बिल पार्लियामेंट में गिर गया, अब तो ये कभी पास होगा नहीं, लेकिन हम तो आशावादी हैं, हम तो इसी सेशन में उसको पास कराना चाहते हैं, हम तैयार कर आए, तो हम क्यों ये निराशा पालें कि जो राम मंदिर नहीं बनेगा वहां पर? बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए हमारी सरकार ये तय कर रही है कि कोई प्रयास किया जाए कि सब लोग मिलजुल कर एक सहमति के माध्यम से राम मंदिर बनाए। मैं मुस्लिम भाइयों से भी मैं सहमति बनाने की दिशा में भी आपने कुछ काम? मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा कि एक इतने सारे लोगों की आस्थाओं का केंद्र का सम्मान करें आप मिलकर, और कोई सहमति बनाए। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग मानते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, उनमें ये लग रहा है कि आप बात तो कहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। आपने कहा कि सहमति बननी चाहिए, सहमति बनाने के लिए आपको तमाम लोगों, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बैठक तो बुलानी चाहिए, आपने तक बैठक तक नहीं बुलाई है। तो आप कह रहे हैं इस विषय पर बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। अब उसका फैसला कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आप कैसे पता कि इस पर काम नहीं चल रहा? किन किन लोगों से बात नहीं हो रही, क्या क्या योजनाएं नहीं बन रही है? भारत सरकार के पर्यटन मंत्री हूं मैं, पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से 175 करोड़ रुपए के माध्यम से अभी हम लोगों ने रामायण सर्किट की घोषणा की है, अभी कृष्णा सर्किट 200 करोड़ रुपए की लागत से किया है, भगवान बुद्ध सर्किट हम लोगों ने परिपत्र हमने जारी किया 200 करोड़ रुपए की लागत से, एक भव्य म्यूजियम हम अयोध्या में बनाने जा रहे हैं, राम वन गमन पाथ जो
नेपाल से लेकर श्रीलंका तक, जिसमें चित्रकूट भी होगा, अयोध्या भी होगा, जिसके अंदर श्रृंगेरपुरम भी होगा, मखौड़ा भी होगा, ये सब, सीतामढ़ी भी होगा, ये सब लेकर हम एक भव्य रामायण सर्किट, पर्यटन का सर्किट बनाने जा रहे हैं। काम शुरू हो चुका है उस पर। इसलिए हमारा काम, भगवान राम का काम कभी नहीं रुकता, भगवान राम का काम जारी है और आगे भी आने वाले पीढ़ियों तक जारी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, एक ही आपने वादा किया था कि अपने इलाके में एक हवाई अड्डा बनाएंगे। उस हवाई अड्डे की बातें हम सुनते हैं, जैसे राम मंदिर है उसी तरीके से हवाई अड्डा भी है, मतलब कुछ हो नहीं रहा वहां पे भी। देखिए, आप मेरी जेब में रखी हुई चिट्ठी जो कल ही वहां के रक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी, आज आपने पढ़ भी लिया होगा उसको अखबारों के अंदर। और मैं बताना चाहता हूं कि 2001 में अगर किसी ने दूसरे हवाई अड्डे की सोच की थी तो माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। 16 वर्षों तक इस पर नहीं हुआ, इस पर बहुत नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि मायावती जी की, मुलायम सिंह जी की सरकारें थी। आज धन्यवाद दीजिए, देश की, प्रदेश की जनता हमें धन्यवाद देगी कि दिल्ली का हवाई अड्डा चौक हो चुका है। आपको भी कई बार आप हवाई जहाज, सुप्रियो जी आप भी बैठते होंगे, पौना घंटा आपके हवाई जहाज नहीं उतरते होंगे क्योंकि लैंडिंग का समय नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़, साथ में चले जाइए राजस्थान में, मेरठ तक चले जाइए, मथुरा तक चले जाइए, रोहतक चले जाइए, 9 करोड़ की जनसंख्या एक हवाई अड्डे पर निर्भर नहीं रह सकती। आज देश की सरकार ने यह तय किया कि एनसीआर में दूसरा हवाई अड्डा बनेगा और वो सिर्फ और सिर्फ जेवर में बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लायक और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। करीबन 2,500 एकड़ जमीन निश्चित की गई है और उसकी शुरुआत करी थी राजनाथ सिंह जी की सरकार ने। आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश सरकार को भी उस प्लेटफॉर्म पर लाने को तैयार हुई, दोनों की सहमति हुई। और कल ही, आज के अखबारों में ही छपा है, मुझे भी बाद में पता चला कि रक्षा मंत्रालय की भी प्राथमिक सहमति उसको मिल गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं सिविल एविएशन मंत्री भी था। मैं बताना चाहता हूं, यह शर्म की बात है कि 21 करोड़ प्रदेश की जनता और हवाई अड्डे सिर्फ 2, लखनऊ और बनारस, बाकी 3 हवाई अड्डे, आगरा, इलाहाबाद, ये गोरखपुर, जिनमें एक फ्लाइट चलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने प्रदेश के अंदर 9 हवाई अड्डे बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। आगरा, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद मात्र 2500 रुपए 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम के अंदर शुरुआत करिए। 67 साल की आजादी के बाद एक आम आदमी, एक गरीब किसान भी हवाई यात्रा कर सकेगा। हवाई यात्रा सिर्फ अरबपति और करोड़पतियों की यात्रा नहीं रहेगी, अब आम आदमी 2500 रुपए के अंदर यात्रा कर सकेगा। ये किसने किया? हवाई अड्डा बनने का मार्ग। हवाई अड्डा बनेगा कब? जेवर में बनेगा। कब बनेगा? शुरुआत हो चुकी है, फाइल मूव कर चुकी है, कल ही रक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी है। तो आप कह रहे हो कि आपको अखबार में देख के पता चला, उससे पहले तो आपको भी पता नहीं था। लेकिन प्रोसेस शुरू की हुई मेरी है, धन्यवाद दीजिए आप मुझे। शुरुआत मैं ही करके आया था, जिस दिन मैं छोड़ के आया था उस फाइल पर साइन करके आया था कि जेवर में हवाई अड्डा बनेगा। और सिर्फ जेवर नहीं, तो कब बनेगा? जेवर नहीं, कानपुर 16 साल तो लग गए, इस इजाजत में क्यों बनना चाहिए?